कोई भी कपल जब कंसीव करता है तो उनके लिए मोस्टली तो बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे हो तो बच्चा तो हो जाएगा, और अगर आपने अभी ये सोचा ही नहीं कि आपने बच्चा कब पैदा करना है, तो डोंट यू थिंक यू विल बी हेडिंग इनटू अ प्रेगनेंसी टोटली इल प्रिपेयर्ड फॉर इट। बहुत से रिश्ते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, बट ये एक रिश्ता है जो कुछ अल्फाज पढ़ने से करीब तरीन हो जाता है और कुछ अल्फाजों की वजह से टूट भी जाता है। एक एक चीज़ के लिए हम इतना ज़्यादा होमवर्क करते हैं कि जी हमने ये गाड़ी ख़रीदनी है, हमारे बजट में है कि नहीं है, हमारे गैराज में पूरी आ जाएगी, इसके स्पेयर पार्ट्स हमें अवेलेबल हैं कि नहीं, और ये चीज़ें जो हैं जो हम ये रिप्लेस कर ले सकते हैं। लेकिन ये जो इतनी बड़ी चीज़ है, ये चीज़ रिप्लेसेबल नहीं, अनडू नहीं कर सकते, तो इसमें हम होमवर्क ही नहीं करते। हमारा जो शादी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ख़ानदान की विजडम और ख़ानदान की डिसीजंस जो हैं वो एक कपल पे इम्पोज कर दी जाए। जब हम दो फैमिलीज़ को या लड़का लड़की को इकट्ठा करते हैं शादी के बंधन में, तो उसके लिए क्या उनको कुछ एजुकेट करना, उनको बताना कि मैरिज होती क्या है। इट्स नॉट जस्ट अ रोमांटिक मूवी शो, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। मैरिज की डिमांड्स क्या हैं, मैरिज की पर्सनल डिमांड्स क्या हैं, और मैरिज की ख़ानदान और सोसाइटी वाली डिमांड्स क्या हैं, वो कपल में दोनों को नहीं पता होती। प्रेशर इतना दोनों फैमिलीज का उन पे इस तरह होता है। हमारे माशरे में करना भी ज़रूरी है पहले नाइट, यू नो, इट्स एवरीबॉडीज बिजनेस। एंड जस्ट इमेजिन आपको कमरे में पूरा झुंड लेके जा रहे हैं, फिर दूध के ग्लास आ रहे हैं। मीन इमेजिन द टेंशन द बॉय एंड गर्ल मस्ट बी गोइंग थ्रू कि अभी हमने करना है कुछ। सारा दिन थके हारे होते हैं, सुबह के 3 बज रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ग्रैंड डिबेट। हम अपने इस शो में हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे टैबूज हैं जिस पे हम बात करने से कतराते हैं, लेकिन वो हर एक की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसका हिस्सा होते हैं, लेकिन समहाउ हम उस पर बात नहीं करते। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो कुछ तो आपके खूनी रिश्ते होते हैं जो आप चूज़ नहीं करते, यू आर बॉर्न इन दैट फैमिली, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। लेकिन 20 साल की ज़िंदगी के बाद अक्सर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं जिसे हम कहते हैं शादी का रिश्ता। दो इंसान जो दो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, डिफरेंट फैमिलीज़ में पैदा हुए होते हैं, एक दिन 3 दफ़ा कबूल है कबूल है कबूल है कह के वो इस तरह बन जाते हैं। आगे वो अपनी फैमिली बनाते हैं, सारी ज़िंदगी जब तक उन्हें मौत नहीं आती, होपफुली अच्छी शादियों में ऐसा ही होता है, आप अपनी ज़िंदगी साथ गुजारते हैं। लेकिन कई दफ़ा इस रिश्ते में लोग कहते हैं कि मजबूरी है, निभाना तो पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपकी वो लाइफ जो कि टोटली आपकी मुकम्मल ज़िंदगी है, अगर आप उसे भरपूर एंजॉय नहीं कर रहे, अगर भरपूर खुशी उससे हासिल नहीं कर रहे, तो कहीं इसमें कहीं हमारी सोच का, हमारी एनवायरनमेंट का कसूर तो नहीं है। तो शादी के रिश्ते में बंधने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए, क्या मालूमात हमारे पास होनी चाहिए कि ये रिश्ता भरपूर गुजारा जा सके। तो इसी इशू पे हम बात करेंगे और हमारे आज के रिस्पेक्टेड पैनल में डॉक्टर साद बशीर मलिक तो हैं ही, उसके अलावा हमारे डॉक्टर आरिफ तजम्मुल साहब हैं, हु इज़ अ प्रोफेसर ऑफ गायनी एंड ऑप्स, और इसके साथ हमारे साथ फायजा अतर साहिबा हैं जो कि हेड ऑफ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट हैं जनरल हॉस्पिटल में। तो इतने ज़हीन लोगों के साथ, और हम सारे चारों यहाँ पे शादीशुदा भी हैं, तो हमने क्या एक्सपीरियंस किया और हमारे साथ क्या बीती, उसको जहन में रखते हुए अपने एक्सपीरियंस के साथ जो इस उम्र में हमने सीखा है, एंड ऑब्वियसली ये जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं और गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने तो बहुत करीब से इन रिश्तों की उतार चढ़ाव देखे होते हैं। तो लेट्स बिगिन। जी डॉक्टर साद, आप इस टॉपिक के बारे में हमेशा बहुत बोलते भी रहे हैं। जी, आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट इट बिकॉज जैसे आपने कहा कि बहुत से रिश्ते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, बट ये एक रिश्ता है जो कुछ अल्फाज पढ़ने से करीब तरीन हो जाता है और कुछ अल्फाजों की वजह से टूट भी जाता है।
प्रॉब्लम यह है कि हमारे कल्चर में हमने कभी नहीं सोचा कि जब हम दो फैमिलीज़ को या लड़का लड़की को इकट्ठा करते हैं शादी के बंधन में, तो उसके लिए क्या उनको कुछ एजुकेट करना, उनको बताना कि मैरिज होती क्या है। इट्स नॉट जस्ट अ रोमांटिक मूवी शो, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। इसमें साइको सोशल इश्यूज आते हैं। आपने एक ऐसे शख्स के साथ गुजारा करना है या लड़की के साथ जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आई है, और एक दूसरे को समझना और ये जानना कि किन एरियाज़ में आपने गिवन करना है, किन एरियाज़ में आपने दूसरे को माइल करना है, एक्सटेंडेड फैमिली को कैसे हैंडल करना है। और फिर एक ऐसा एरिया जो हम सब शर्माते हैं जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है कि बच्ची और बच्चे को जो शादी का बायोलॉजिकल या इंटीमेसी वाला एलिमेंट है उसके लिए प्रिपेयर करना। हमारे यहाँ आप सोचिए कि एक बच्ची 18, 19, 20 साल की है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ एनी काइंड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, और एक रात एक गैर आदमी के साथ जिसको उसने कभी देखा भी नहीं है, यू एक्सपेक्ट देम टू स्टार्ट ऑफ द मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप। आई मीन इट इज सो एबनॉर्मल। और फिर जो उसके बाद नफ्सियाती और गायनेकोलॉजिकल कैजुअलिटीज़ पैदा होती हैं वो आरिफ आपको बताएंगे, और जो इसके बाद नफ्सियाती मसाइल होते हैं सेक्स से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो फिर हम सुनते हैं पेशेंट्स की बात। सो ये जो जुआ है शादी हमारे यहाँ, आई थिंक वी शुड नाउ स्टार्ट ट्रेनिंग पीपल बिफोर दे गेट मैरिड कि दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड वी शुड प्रिपेयर देम फॉर दैट। डॉक्टर साहब, यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट, और कोई भी कपल जब कंसीव करता है वो उनके लिए मोस्टली तो बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। आपके पास लोग आते होंगे, और मुझे याद है कि जब मेरी बेबी होने वाली थी तो मैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इतनी क्लोज हो गई थी कि वो एक तरह के मेरे थेरेपिस्ट ही साथ साथ बन गए थे। तो आपने क्या क्या देखा है अपने एक्सपीरियंस में, न्यूली वेडेड की क्या प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आपके इस फील्ड में फेस करती हैं हमारी बच्चियां भी और बच्चे भी? देखिए, हमारी जो पूरी सोसाइटी है ना, इट गोज़ इनटू मैरिज इल प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड। क्योंकि हमारा जो शादी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ख़ानदान की विजडम और ख़ानदान की डिसीजंस जो हैं वो एक कपल पे इम्पोज कर दी जाए। जिस जगह पर एक कपल अपनी पसंद की शादी करता है तो दे एक्चुअली डू नॉट नो व्हाट टू लुक फॉर, क्योंकि चांसेस आर कि दैट वुड बी देयर फर्स्ट रिलेशनशिप। इन अदर वर्ड्स कि उनको किसी लड़की को लड़के को और लड़के को लड़की को स्टडी करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मोन्स टेक ओवर एंड दैट इज़ इंटरप्रेटेड एज लाइकिंग, and then that liking is considered love, and then that is taken as a recipe for a marriage. लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो इंट्रिकेसीज ऑफ मैरिज है, मैरिज की डिमांड्स क्या हैं, मैरिज की पर्सनल डिमांड्स क्या हैं, और मैरिज की ख़ानदान और सोसाइटी वाली डिमांड्स क्या हैं, वो कपल में दोनों को नहीं पता होती। और स्पेशली प्योरली कंसर्निंग इन माई फील्ड, अगर मैं किसी भी न्यूली वेड से कभी ये पूछूँ कि when do you intend to have your first child, I almost in 80% never get a straight answer, and most of the time people tell me कि we don't know, and if I ask them are you using any contraception and the answer is no, तो जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे हो तो बच्चा तो हो जाएगा, और अगर आपने अभी ये सोचा ही नहीं कि आपने बच्चा कब पैदा करना है, तो don't you think you'll be heading into a pregnancy totally ill prepared for it? And most of those girls, young girls, 22, 23, 24, do not have an answer. और उसके नताइज फिर मुझे बाद में प्रेगनेंसी में भी नज़र आते हैं, because some of them get psychologically upset, some of them get depressed, some of them have anxiety issues, some of them जो relationships pregnancy में उनसे differently behave कर रहे होते हैं, they're not prepared for that. They're not prepared for the hormones of pregnancy and its implications upon their brain. अगर ये सारी चीज़ें वक्त से पहले थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज मौजूद हो, थोड़ी सी इन चीज़ों के बारे में सोच लिया जाए और थोड़ा सा प्लान कर लिया जाए, तो
आई एम श्योर कि इनमें से काफ़ी जो शादियां हैं उनमें से स्ट्रेस के एलिमेंट को रिड्यूस भी किया जा सकता है, और कई जो सो कॉल्ड नाकाम शादी हैं उनको कामयाब भी बनाया जा सकता है। मैंने अपने पेशेंट्स में कई बार ये देखा है कि जिस शादी को हम नाकाम लेबल कर देते हैं, यानी कि दोनों साइड के पेरेंट्स, डॉक्टर, कपल खुद डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मैरिज आगे नहीं चल सकती, मेरा गुजारा नहीं होना। sometimes it's just lack of communication and sometimes it is just ego and it is Yeah. so sad कि एक बनी हुई रिश्ता, बच्चे, चीज़ें रुल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और उसमें से everyone comes out bruised. उसमें से कपल में से या ख़ानदान में से कोई भी खुश बाहर नहीं आता। So I totally agree with what Professor Saad has said कि इस चीज़ पे पहले होमवर्क नहीं होता, हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बट कैन आई से समथिंग आरिफ, ये आपके नॉलेज में हमारी बच्चियों को कभी प्रिपेयर किया जाता है व्हाट इज द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट वेडिंग नाइट? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें बचपन से ट्रेन किया जाता है सेक्स इज बैड, यस, एंड एनी मेंशन और इवन थॉट ऑफ सेक्स इज गुनाह। नाउ वी आर ब्रॉट अप इन अ वे कि हमने हर कीमत पे गुनाह से बचना है। तो जब आप सेक्स को गुनाह डिक्लेयर कर देंगे तो उसके बारे में सोचना, स्पेशली फॉर अ गर्ल, क्योंकि हमारे माशरे में एक लड़की के लिए रेपुटेशन लूज करनी बहुत आसान है। यानी कि अगर वो एक को एजुकेशन में किसी लड़के से इवन ये पूछ लेती है कि कल टीचर ने क्या पढ़ाया था, तो बाकी लड़कियां और बाकी लोग उसे स्ट्रेंज लुक्स देना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कि इस लड़की के ज़हन पे क्या है। अब उस सूरत हाल में उस लड़की की सोचने की जरूरत भी नहीं है, लेट अलोन कि वो अपनी माँ या अपनी बड़ी बहन से इस टॉपिक में बात करें, बिकॉज शी नोज कि इसकी इम्प्लीकेशंस ये होंगी कि ये कैरेक्टर की ठीक लड़की नहीं है। सो वो जो ना जानना है, दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड अ क्रेडिट, कि जिस लड़की को सेक्स और मैरिटल लाइफ के बारे में ना पता हो, दैट इज अ क्रेडिट, और जिस लड़की को इन चीजों के बारे में नॉलेज हो, दैट्स अ डिमेरिट, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहिबा, आपने दो हजरात की तो गुफ्तगू सुनी। आपके एक्सपीरियंस में या आपके ख्याल में कामयाब शादी किसे कहा जा सकता है? मैंने इतने हमारे लर्नेड जो हैं प्रोफेसर साद बशीर और प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। बेसिकली अभी पिछले दिनों ही हम एक और फोरम पे इकट्ठे थे, तो हमारे कोलीग्स इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। उसमें हम ये कहते थे कि आजकल जिस तरह ये जनरेशन है, इनका एक्सपोजर है इतना है, सोशल मीडिया पे हर चीज़ में है, तो एक एक चीज़ के लिए हम इतना ज़्यादा होमवर्क करते हैं कि जी हमने ये गाड़ी ख़रीदनी है, हमारे बजट में है कि नहीं है, हमारे गैराज में पूरी आ जाएगी, इसके स्पेयर पार्ट्स हमें अवेलेबल हैं कि नहीं, और ये चीज़ें जो हैं जो हम ये रिप्लेस कर ले सकते हैं। लेकिन ये जो इतनी बड़ी चीज़ है, ये चीज़ रिप्लेसेबल नहीं, अनडू नहीं कर सकते, तो इसमें हम होमवर्क ही नहीं करते। कोई लड़की जा रही है जी कि इसकी लुक्स बहुत अच्छी हैं, माँ कहेगी इसको मैंने बहू बनाना है, और यूजुअली यही होता है, गोरा रंग है, स्मार्ट। वो ही नहीं देखते कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, उनकी क्या प्रेफरेंसेस क्या हैं। वो जॉब कर रही है, 9 to 4 कर रही है और बड़ी अच्छी प्रोफेशनली वो स्मार्ट है, और उसको घर ला के आप कह देंगे कि तुम बैठ जाओ और बच्चे पालो। तो ये चीज़ तो है। दूसरी, ये जो अभी हमारी बात हो रही है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए, बहुत ज़्यादा हमारे पास आती हैं फीमेल्स, आती हैं, सर को पता होगा, सीवियर डिप्रेशन में होती हैं, बोलती नहीं हैं। उनको ये लगता है कि हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो कि जायज़ नहीं है। और कई दफ़ा होता है कि बच्चों की कुछ प्रेफरेंसेस अपनी होती हैं इसके लिए, तो वो समझती हैं हमें तलाक हो गई है, इस तरह की बात है, मैंने टच नहीं करने देना क्योंकि ये एक अनयूजुअल वे में मेरे पास आए हैं, तो अब मैं डिवोर्स हो गई है और अब मेरा हस्बैंड नहीं रहा। तो उनको इस चीज़ की तरफ लाना और समझाना बहुत मुश्किल होता है। कई ऐसे होते हैं कि जो अब मेरा ख्याल है हम सब ने पढ़ा होगा, पिछले दिनों जो कराची में इवेंट हुआ था, जो एक यंग ब्राइड थी, उसकी डेथ हो गई, उसके हस्बैंड ने उसके साथ कोई अनयूजुअल जो उसके साथ एक्सपीरियंसेस सेक्सुअल हुए और वो हॉस्पिटलाइज हुई और डेथ हो गई। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड टू हर? अभी लास्ट मंथ में कोई कराची में ही आ रहा था कि यंग 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी और फर्स्ट डे ऑफ मैरिज था, उसके बाद फिर जो क्या हुआ। तो ये कि बच्चियों को पता होना चाहिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इवन हम लोग मिलें, डिस्कस करें
और अपनी सारी प्रेफरेंसेस 1 2 3 इवन इन द बायोलॉजिकल अगर आपका है तो आप जरूर डिस्कस करें। अ कपल यू थिंक Couple, बिफोर exactly, शादी की हाँ। उनकी इंटीमेसी पे डिस्कशन होनी चाहिए कुछ सम एक्सटेंट। ये तो ना होने वाली आप बात नहीं, कर रही like है है कि- पाकिस्तान में कैसे होगा? जिस तरह देखें कि हमारी अब आजकल बच्चों में बहुत जेंडर आइडेंटिटी के इश्यूज आ रहे हैं। Exactly. तो अब एक बच्चा, मेरे पास एक स्टूडेंट थे मेडिकल, और उनका यही इशू था कि पेरेंट्स चाह रहे हैं कि जी शादी करें, बच्चे की प्रेफरेंस मेल साइड पे थी। अब वो इतना ज़्यादा उसको प्रेशराइज किया, उसने यूके जाना था, फिर उसने मेरे पास आया कि जी मेरा निकाह होने वाला है, अब बताएं मैं क्या करूं। और वो कंफ्यूज था, लेकिन उसने कहा कि वो शी इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ माई कोलीग, मैंने उससे डिस्कस किया है और वो कह रही है मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं इस तरह तुम्हें साथ दूंगी रिवर्ट करने के लिए, जो कि हमें पता है कि बहुत लेस लाइकली है। अगेन हार्मोनल था और कुछ देर चली शादी और फिर वो सीवियर डिप्रेशन में और सारी प्रॉब्लम्स आई। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ स्पेशली हमारे खत्ते में शादियाँ दो लोगों की नहीं होती, दो ख़ानदानों की होती है, ठीक है, और ख़ानदान ही डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, कि ये तेरे लिए अच्छा होगा, ये तेरे लिए अच्छी होगी, मैंने चूज़ की है। और उसको ने प्रेशर इतना दोनों फैमिलीज़ का उन पे इस तरह होता है कि फर्स्ट नाइट पे लड़के को तो परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है और लड़की को, एंड देन हमारे माशरे में करना भी ज़रूरी है पहले नाइट, यू नो, इट्स एवरीबॉडीज बिजनेस। या इट्स एवरीबॉडीज बिजनेस। और बहुत सारे लोग, और इवन कि लड़की वर्जन है या नहीं है, उसका टेस्ट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट इंटीमेसी, इट्स रियली अबाउट के ऐसे में पता करा कि वर्जन है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब, लड़के लड़की को ख़ानदान तो नहीं कहेंगे कि यार अपनी इंटीमेट जो भी तुम्हारा कंफर्ट है एक दूसरे से डिस्कस करो, तो हमें बच्चे बच्चियों को कैसे ये पैगाम देना चाहिए? आई थिंक एक तो हमें इस मुनाफकत से निकलना है कि जब शादी होती है तो उसमें हम जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको क्यों डिनाइल में रखते हैं। आफ्टर ऑल वेडिंग नाइट पे एवरीबॉडी नोज व्हाट्स गोना हैपन, लेकिन कोई लड़का लड़की को एक मैच्योर तरीके से प्रिपेयर नहीं करता। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? आई डोंट नो। लड़के का जितना इंफॉर्मेशन होता है वो सारा उसके दोस्तों यारों गली मोहल्ले के जी। आई मीन एंड देन योर एक्सपेक्टेशंस आर टोटली के पता नहीं क्या कलाबाजियां खानी, ऑल डिस्टॉर्टेड, इट्स ऑल डिस्टॉर्टेड। और बच्ची बेचारी को तो कॉन्सेप्ट भी कुछ नहीं होता है। नोबडी हैज टोल्ड अस व्हाट इज द एक्चुअल एक्ट ऑफ सेक्स। तो हम इसको, जैसे आरिफ कह रहे थे, इसको हम क्यों फिल्थ और इसको गंदा समझते हैं। पर शादी ना करें अगर इतनी नफरत है आपको इससे, और अगर कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कि हाँ दिस इज पार्ट ऑफ द वेडिंग नाइट एक्ट। और उसमें अगर जैसे फायजा है, शी इज़ अ अकम्प्लिश्ड साइकाइट्रिस्ट, व्हाई कांट द फैमिली ब्रिंग द गर्ल टू हर एंड शी कैन बिफोर द मैरिज शी कैन teach her, educate her कि this is the process, you know, the खातून है, she can share it with her, उसे कोई प्रॉब्लम बाद में होती भी है तो she can come and discuss, but prepare तो करें। otherwise जो vaginal injuries होती हैं वेडिंग नाइट पे, आरिफ ज़्यादा बेहतर जानते हैं, is that fair to the girl? डॉक्टर साहब, मैंने एक रिसर्च पे ये पढ़ा है कि जो सही इंटीमेसी होती है, जिसको हम कहते हैं गुड इंटीमेसी, चले हम कह लें, उसमें तकलीफ नहीं होती। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज द फिजिकल वेरिएबल्स आर देयर एंड आई डाउट कि कोई भी लड़की इतनी रिलैक्स हो सकती है, नो मैटर हाउ मच शी लव्स अ मेल एंड नो मैटर हाउ मच शी इज प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज there are reasons कि it takes a little time to get accustomed to. Lack of experience and lack of knowledge makes it worse. So what actually happens is कि उससे इंजरी आने का या ग्रीवस इंजरी आने का, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी आने के भी रिस्क बढ़े जाते हैं। एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई वांट टू हाईलाइट दैट एज वेल। एक तो हम बात कर रहे हैं ना कि लैक ऑफ एजुकेशन की, हमारा एक बहुत बड़ा मसला डिस्टॉर्टेड एजुकेशन। यानी कि अगर कोई बाप अपने बेटे को वाकई एजुकेट करना चाहता है एंड ही इज़ गुड एंड ही वांट्स कि मेरा बेटा
मेरी तरह इल एक्सपीरियंस ना हो, चांसेस आप कि उसके बाप की क्योंकि अपनी एजुकेशन ठीक नहीं हुई होती, तो वो 30 साल शादी के बावजूद his idea about how to start intimacy is distorted as well. क्योंकि हो ये जाता है कि इट्स अ ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। और दूसरा, एक जो जवान लड़का है या लड़की है, जब उनको एक इंफॉर्मेशन सही चैनल से नहीं मिलती तो वो फिर अपने सीक्रेट चैनल तलाश करते हैं, वो नेट पे दोस्तों से, लोगों से। एवरीवन वांट्स इंफॉर्मेशन, अगर उनको नहीं मिलती तो वो बैठ नहीं जाएंगे, and chances are that the information that they will get would be wrong. So एक तो lack of information है ना, उससे ज्यादा बुरी is the distorted information कि जो उनको मिलती है। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमेशा से मेल्स ये टीच करते हैं, इवन माएँ अपने बेटों को टीच करती आई हैं कि you have to be very aggressive in sex and you have to be very dominating in sex. अब हम जो डॉक्टर लोग हैं, we know कि that's not right. It is wrong, and there are two partners in it. एक फाते और मफ्तू वाला वो रिलेशन। ये फतह औरत को तूने फतह आज से टा देनी है। And it is promoted by the father, by the mother, by the friends, and all these people. And expected. And expected. और वो जब तक लड़का उस बेस पे परफॉर्म नहीं करता, उसको inadequate डिक्लेयर कर दिया जाता है। So ये साइडों पे और बड़े साइकोलॉजिकल एवेन्यूज होते हैं। Usually boys don't know what arousal is, what intimacy female, and what female pleasure is. You know, most of my age group women, like I'm over 50, don't even know what orgasm is. That is correct. Seriously. That is absolutely correct. And women come and ask me about this. Yeah. नहीं, बट अभी जो इफ़त कह रही थी कि it should not be too painful in experience, that is all the more reason why the boy and the girl should be educated, that it does not become because a painful when experience. fully you know, जी, तो it is less painful. जी, It is Yes, pretty less it painful. might be just simple discomfort and nothing more. Yeah. It should not border upon pain. Pain के आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, that's rape. Pain is wrong. Yeah. A little bit of discomfort is expected. Yes. But then that should be it. जी, उससे आगे नहीं होना चाहिए। Yeah. तो डॉक्टर साहिबा, आप बड़ी खवातीन से मिलती होंगी, क्या खवातीन को ये बात पता है कि जितना प्लेजर मर्द को मिलता है उतना औरत को भी मिल सकता है? नहीं पता। यही बात है जो हम अभी कह रहे हैं कि मैं आपसे इसी को कंटिन्यू करना चाह रही थी कि जो कपल्स हैं उनको आपस में तो इंटीमेसी पे हम बात नहीं कर सकते और हमारी जो भी है, लेकिन ये कि उनको ये ज़रूर बताना है कि देयर आर सम प्रोफेशनल हु कैन गाइड देम। तो वो जब आके हमारे से ये पूछेंगे प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए, तो वो हम उनको थोड़ा गाइड करेंगे उसके लिए। और हमारे कुछ तरीके भी होते हैं जो मैरिटल थेरेपी में और सेक्स थेरेपी में हम उन्हें बताते हैं। वो टेक्निक्स हैं मास्टर एंड जॉनसन कि पहले आपने रिलैक्स करना है, प्लेयर करना है, उसको इंटीमेट रिलेशन रखना है, फिर आपने फिजिकल जो अपनी है वो परफॉर्मेंस आपने करनी है। ओके, तो यानी मैं तो डॉक्टर साहिबा ये भी समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि पहली रात हाँ, ज़रूरी नहीं है। यही मैं आपसे कहने लगी थी कि हम शुरू में रिलैक्स करें, अच्छा रिलेशनशिप रखें और सॉर्ट ऑफ अगर पहले नहीं किया, आइडियली तो पहले थोड़ी सी आपकी मीटिंग हो कि आप फ्रेंडशिप हो, एक दूसरे से कंपनी कंफर्टेबल तो हो ना, कंपनी में कंफर्टेबल मतलब। और मैं नहीं कुछ कहती, ज़ाहिर है हमारी भी बच्चियां हैं, लेकिन इतना तो हो कि आप stranger now, they shouldn't be strangers. Yeah. But I shudder if I was a girl of 18, 80% villages में यही होता है, and I'm thrown into a room to face a man who may be 20 years older than I am, and then rather than talking to him, I have to straight away go to the most intimate aspect of a relationship. It's horrible. And just imagine आपको कमरे में पूरा झुंड लेके जा रहे हैं, फिर दूध के ग्लास आ रहे हैं। I mean, imagine the tension the boy and girl must be going through. कि अभी हमने करना है कुछ। सारा दिन थके हारे होते हैं, सुबह के 3 बज रहे होते हैं। चले ये तो हम जानती थी कि एक फादर मेरे पास आए और वो बड़े ही जब था तो वो बड़े एग्नी में थे, उनकी फैमिली लेके आई
और वो लिटरली रो रहे थे, कह रहे थे कि मैं इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा कि 20 इयर्स मैंने एक बच्ची को इतना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा है और अब उसको मैं सजा संवार के एक आदमी के हवाले कर रहा हूँ, मैं इसको कैसे जस्टिफाई? बिल्कुल सही। सो इट इज लाइक ए गंदी चीज ना इन माइंड, हम इसको गंद ही समझते हैं। मतलब इधर आप पेरेंट्स में भी जाके ये है, तो बच्चों का क्या हाल है? चले, ये तो हमने इंटीमेसी पे कुछ बात की, अब थोड़े सोशल एस्पेक्ट्स पे आते हैं कि शादी जब दो ख़ानदानों के दरमियान होती है तो बड़े प्रेशर्स होते हैं पीछे। आपने इतने लोगों औरों को खुश करना है, कहीं उसका मूड ना ख़राब हो जाए, मेरी इस बात से ये ना हो जाए। और मैंने कम ही देखा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में सास और बहू दोनों खुश हो, ये बहुत कम मैंने देखा है। They have to be saints. Yeah, they really have to be. Even के जो खाला, कई दफा कजन्स मैरिजेस भी होते हैं, वो खाला सबसे जालिम सास बन जाती है। ये मैंने इतनी दफा ये देखा हुआ है। लेकिन अब क्या करें, हमारे यहाँ पे मॉनेटरी मसाइल भी होते हैं कि लड़का लड़की अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको डील करने के लिए डॉक्टर साहब हम एक कपल को किस तरह प्रिपेयर करें? देखिए, मैं आई थिंक हम एक ऐसी एज में अब आ गए हैं कि ये जो ख़ानदानों की शादी है ना, आई थिंक दिस इज़ एन इल्यूजन। इसका इतना इस पे एनफोर्समेंट की जाती है कि लड़के लड़की की जो यूनियन है वो बीच में कहीं फिजल आउट हो जाती है। हमारा सारा एम्फोसिस फैमिलीज़ की यूनियन पे है। अब दैट मीन्स कि एक बेचारी लड़की 18-19 साल की, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है रिलेशनशिप्स मैनेज करने का, क्या स्ट्रेसेस होते हैं, वो अपने बाप की माँ की एक बेचारी फूल की तरह उसने पाला है, और अब उसको सास को भी डील करना है, नंदों को भी, जेठानियों को भी, दुरानियों को भी, एंड शी इज नो कॉन्सेप्ट एंड दे आर वेरी अनफॉरगिविंग। वो उसको मार्जिन नहीं देंगे कि तुम चलो सेटल हो, तो नो, ईच वन हैज अ सर्टेन राइट ओवर हर। और उसकी वो एक्ट या एक्टिविटी जिसमें उसकी खामन से यूनियन बढ़ती है, उसको सब लान तान करते हैं। कि why is she spending more time with him, why is he spending more time with her, वो उस यूनियन को unconsciously develop ही नहीं होने देते, because jealous होते हैं, they can't let go of the boy, so it's a very pathological system. तो how to deal with it, क्या करना चाहिए मेरे ख्याल में where you have to say जो no. आप लाखों रुपया वेडिंग पे लगाते हैं और कई महीने लगाते हैं, प्लीज मैरिज पे 1 घंटा लगा लें, और वही लाखों का जो आपने जहेज देना है उनको एक फ्लैट में कमरा रेंट पे करा दें, ताकि वो 1 साल कम से कम दे कैन गेट टू नो ईच अदर विदाउट यू पोल्यूटिंग देयर रिलेशनशिप। आप तो डॉक्टर साहब कर रहे हैं एक परफेक्ट वर्ल्ड की बात जी। ये ना होगा, मुझे नहीं नजर आता आगे कुछ, अभी लगेगा टाइम इसमें कि जब अंडरस्टैंडिंग वहां तक हो जाए। से आप DHA में यहाँ पे एक बच्चे की शादी पे कितने करोड़ खर्च होते हैं? सर अभी मेरी होने वाली है बेटी की शादी, आजकल 1 करोड़ से कम नहीं हो रहा। बिल्कुल। हम क्या फंक्शन पे कम पैसे करके लड़के लड़की को हम एक फ्लैट नहीं लेके दे सकते? हम खुद नहीं देना चाहते, वी डोंट वांट टू लेट गो ऑफ द बॉय। लेकिन डॉक्टर साहब अभी आप बात कर रहे हैं एलिटिस्ट सोसाइटी की, वहाँ पे अलग पोर्शन बना दिया जाता है और वो थोड़े बेहतर ग्रूम्ड होते हैं, एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं। लेकिन हम अगर मिडिल क्लास की बात करें, वहाँ प्रॉब्लम है। इट्स इम्पॉसिबल। यहाँ पे ये कहना ही कि मैंने अलग होना है, उसी दिन से समझा जाएगा ये विलन है और ये वैम्प है एक, इसने आके हमारे बेटे को नीचे लगा लिया है, और वो नफरत उनके बच्चों तक मुंतकिल होती है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे फिर अपने दादका साइड फैमिली को इतना ख़ास पसंद नहीं करते हैं और खाला साइड और इस तरह में ज़्यादा क्लोज होते हैं। अब जाहिर है बूढ़ों को बदलना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन यंगस्टर इसको हैंडल करने की हिम्मत कि एक जगह आके आप कह दें कि बस, ये हिम्मत और ये उसको कि लड़का, यूजुअली लड़के इतने गिल्ट में रहते हैं, वो नीचे जाते हैं ऑफिस से आके पहले माँ से सुनते हैं, ऊपर चलो पोर्शन भी है तो जाके बीवी से सुनते हैं। तो असल बेचारा तो लड़का इसमें खपरा होता है। यूजुअली लड़की भी गुस्सा निकाल लेगी, माँ भी गुस्सा निकाल लेगी, बहनें भी। एंड आई हैव सीन बॉयज जवानी में अपने एंजाइटी इश्यूज पे जा रहे हैं, उनको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो आई थिंक कि एक इस माशरे में जो ये टैबू है ना कि अगर लड़का ये कह दे कि अब मेरी शादी हो गई है, मेरा फ़र्ज़ ज़्यादा वहाँ बनता है, आप मेरे माँ बाप हैं,
सारी ज़िंदगी मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँगा, जो मुझसे होगा मैं आपकी खिदमत भी करूँगा, लेकिन अब अगर आपने मेरी शादी कर दी है तो मुझे अपना ये यूनिट I totally खुद agree. से आगे लेके चलना है और बढ़ाना है. सो व्हाट डू यू सजेस्ट आवर बॉयज कि व्हेन टू से नो एंड से इनफ, जो कि गिल्ट ना उनको हो? आई थिंक लड़कों से ज़्यादा हमें उनके माँ बाप और भाई बहनों को शादी से पहले प्रिपेयर करना. डॉक्टर साहब मैंने कहा ना वो नहीं होंगे. नहीं, जिस तरह लड़की के माँ बाप प्रिपेयर्ड होते हैं ना कि रुखसती हो रही है, द लड़का also should undergo a rukhsati, emotional rukhsati, if not physical. The family of the boy has to understand that now he is to be shared by his wife and us, and we have to be on the giving end. वो और लालची हो जाते हैं. सो अगर एटीट्यूड चेंज सबसे पहले घर वालों का करना है जो लड़के के ख़ानदान के हैं. Only then he'll be able to start a new unit of his life. Otherwise, he'll be torn apart. जैसे आप कह रही. लेकिन अगेन मैं आप दोनों से भी यही सवाल कर रही हूँ कि उनको बदलना कुछ आसान काम नहीं होता माँ बाप को. आई मीन आई हैव सीन कि जब लड़का या लड़की आपस में सोच के ये बात भी करते हैं कि हम अलहदा होना चाहते हैं, तो माँ ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, खुदकुशी करके बिस्तर पे पड़ जाती हैं. अगर अब इतनी ब्लैकमेलिंग हो रही है तो व्हाट शुड अ बॉय डू? क्योंकि फिर देखें, जिसकी बेटियां हैं, मुझसे मेरी बेटियां हैं, इनकी भी हैं, इनकी भी हैं, जब आपकी भी बेटी की रुखसती पे हमें तकलीफ क्यों नहीं हुई? बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट. इट वॉज अ ट्रॉमेटिक इवेंट सर्टनली बेटी को रुखसत करते हुए, बट वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड फ्रॉम डे वन दैट शी हैज टू गो. तो लड़के को भी वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड. वी हैव टू लेट गो ऑफ हिम. मतलब वो शादी ना कर. सर ये तो शुड हो गया ना, अब नहीं वो शुड हो रहे. तो लड़का लड़की एज अ कपल हाउ टू हैंडल दिस, आप बताएं. मेरा तो वैसे सर भी बात कर रहे हो तो आइडियल कंडीशन है कि जो वो लेस लाइकली है कि हमारी सोसाइटी में और जो वो ये चीज़ें हो सकती हैं. और जो लड़की से ज़्यादा मुझे लगता है कि लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. तो ही शुड बी प्रिपेयर्ड कि वो एक बैलेंस रखे मदर के साथ, अपनी वाइफ के साथ. और दूसरा जो लड़की है उसको जो हम मतलब मैं एडवाइस जो अपने में करती हूँ इस कल्चर में पाकिस्तान में कि 2 years तुम अपने आप को दो एज ए ऑब्जर्वर. चेंज ना करो. कोई तुम्हें चीज़ नहीं पसंद है, हस्बैंड के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो, उससे हर चीज़ शेयर करो, उसको बताओ कि तुम्हारी मदर ने मुझे ये कहा, चाहे इस तरह बताओ कि कल्चरली एक्सेप्टेबल वे में कि अच्छा आंटी थोड़ी सी अपसेट थी, उन्होंने मुझे इस तरह कह दिया, आप बताएं मैं किस तरह करूं, ताकि हस्बैंड को पता हो कि उसकी वाइफ को कैसे डील कर रहे हैं. लेकिन थोड़ी सी जो चीज़ है ना वो हमें 2 years हमें गुजार, हम वो वेस्टर्न कल्चर की तरह नहीं चल सकते. तो शादी हुई न्यूली वेड और हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, वो नहीं हो सकता. हाँ, वो नहीं हो सकता. तो वी हैव टू कंप्रोमाइज एंड वी हैव टू गिव सम स्पेस टू आवर फैमिलीज. हम वो नहीं कर सकते अपने तौर पे. जैसा मैं बता रही हूँ, मेरा बेटा है, मेरी बड़ी स्वीट सी स्मार्ट सी जो बहू है, और वो रहते हैं इकट्ठे और वो US में है. तो मैंने अपने आप को पहले प्रिपेयर किया. वो जब सोता था मैं उसको व्हाट्सएप मैसेज कर रही हूँ, कभी उसको उठाने के लिए को. तो फिर मैंने किया कि अब ही इज़ गेटिंग मैरिज, तो मैंने उसको उससे फ़ोन नहीं करना. मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा फ्री हो, मैं फ़ोन कर लूँ. अगर वो दोनों फ्री हैं, नहीं तो मुझे टाइम बताते हैं. तो थोड़ा सा ये बात बिल्कुल ठीक है, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं थोड़ा सा आपको बैकफुट पे आना है, उनको प्राइवेसी, उनको स्पेस देनी है. तो डॉक्टर साहब बाउंड्रीज सेट करना है कपल के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि भाई वी आर प्रिपेयर्ड कि अगर माँ बाप अनरीजनेबल हो रहे हैं तो इसमें कोई गिल्ट नहीं है कि आप उनको सामने स्टैंड ले लो. I think in a happy marriage, a couple needs to set their boundaries with other relatives. So ये boundaries कैसे set करें? आप अपने experience में बताएं कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई hurt हो रहा होता है. एक तो इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी बात पे hurt हो जाता है. देखिए, सबसे पहले तो ये जो हम बार बार कोट करते हैं ना कि ये 2 ख़ानदानों का मिलाप है, ये गलत है. क्योंकि जब हम कहते हैं ये 2 ख़ानदानों का मिलाप है, हम कंसीड कर रहे हैं कि पेरेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन दैट रिलेशनशिप, विच दे आर नॉट. दे शुड बी वन स्टेप बैक एंड दे मे बी एड एंड अबेटिंग द रिलेशनशिप, लेकिन एक्टिव पार्टनर्स दे आर नॉट. सो इस सोसाइटी में से थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सपंज करना पड़ना है कि ये 2 ख़ानदानों का मिलाप है.
while in actuality ये एक मर्द और एक औरत की यूनियन है जो कि अपना खानदान to start a बनाएंगे। family and start a new generation. So सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जिस पे आपने थोड़ा सा हाईलाइट किया था, दैट्स फाइनेंशियल। Yes. वो जो माँ बाप उस लड़के के साथ अटैच्ड है, इट्स नॉट प्योरली इमोशनल और लव। उस पर मकसद ये है कि अगर ये बिल्कुल बीवी के साथ लग जाएगा तो वो सारे फाइनेंसेस डिवर्ट होकर इसकी तरफ चले जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा। और मेरा ख्याल है वेस्ट ने उसका बड़ा अच्छा हल निकाला हुआ है कि शादी वो मर्द करता है जो फाइनेंशियली Yes. अफोर्ड कर सकता है। Yes. अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो शादी नहीं करता। तो मेरा ख्याल है लड़कों की शादी करने से पहले पेरेंट्स को थोड़ा ये सोचना चाहिए कि कैन ही एक्चुअली अफोर्ड अ वाइफ ऑन हिज ओन। हाँ, कि ये ना किया जाए कि तुम शादी कर लो, बाद में देखा जाएगा कि खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। Yes. जोड़ी क्यों- आएगी अपना क्योंकि- किस्मत क्योंकि- नाल लेके आएगी। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बाद में, और ज़्यादातर लड़ाइयाँ अगर कोई उनको कुरैत को देखे तो दे आर फाइनेंशियल। Financial. कोई इस पे बात नहीं करता। It's and, all about and, and economics. people talk about egos and not getting along and all that. Nobody talks about the elephant in the room. Yes. कि असल मकसद है कि पाई एक छोटी सी है and now there is somebody new who wants a slice out of it. और जिसका हक सबसे ज्यादा है जिसका भी। probably उस पे absolutely। Yeah. और जिन लोगों के पास पुराने पीसेस ऑफ द पाए हैं वो उसको शेयर करने को तैयार नहीं। सो इस एस्पेक्ट को भी हमारे देखना यहाँ चाहिए। एक और भी इश्यू है कि एवरीबॉडी हैज एन एजेंडा। ये जो लफ्ज है ना, मेरी बहू, आई मीन शी इज नॉट योर प्रॉपर्टी, या मेरी भाभी। आपका रिलेशनशिप कुछ भी है, बट जब आप इस तरह बात करते हैं ना, मैं अपनी नूह लभन जा रही हूँ या मैं रिश्ता देखने जा रही हूँ, ये मेरी नूह है, मिलो ये नूह, इसमें ना एक पोजेसिवनेस आती है। दिस इज व्हाई यू डोंट वांट टू लेट गो ऑफ हर, बिकॉज यू आर लिविंग थ्रू हर। आप क्यों सबसे खूबसूरत औरत लाते हैं एज अ बहू, चाहे उसको सलीका कुछ ना आता हो, बिकॉज यू वांट, इसमें आपकी ईगो इन्वॉल्व है। इट्स नॉट कि कंपैटिबिलिटी कितनी है। कभी किसी ने ये नहीं देखा कि मेरे बेटे के वैल्यूज़ क्या हैं, क्या पसंद है। पता ही नहीं हमारे बेटे की क्या पसंद नापसंद है, और क्या ये दोनों ज़िंदगी गुजार सकते हैं इकट्ठे कि नहीं, वो कोई नहीं देखता। अपने एजेंडास देखते हैं कि मेरे लिए ये कैसी रहेगी। और लव मैरिजेस में भी अक्सर हाँ वही कही जाती है जहाँ पे फिर उनको लगता है कि हाँ अच्छी फैमिली है, हमारा ये फायदा हो जाएगा, अच्छा चंगा कीता है, बड़े अच्छे खानदान दी कुड़ी है, बड़ी अमीर है, बड़ी सोहनी है, तो हाँ हो जाती है। अदरवाइज वहाँ भी अपना एजेंडा होता है, अपना ही एजेंडा होता है। और डॉक्टर साहब एलीट्स में तो यही होता है, क्योंकि आप बिजनेस की शादी हो रही होती है। इवन इन द मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास में भी जाहिर है वो यही देखते हैं कि अच्छा मेरा बेटा अगर टीचर है तो सपोर्ट मिल जाएगी, तो फाइनेंशियली स्टेबल है तो उसको, लड़की भी अगर साथ लेक्चरर हो तो बड़ा अच्छा कपल है, या यू नो थिंग्स लाइक दैट। एक चीज़ सॉरी मैं ऐड करने लूँगी, सर को शायद याद होगा कि हम एक दफ़ा जब जिना में आउटडोर करते थे तो मेरे जहन से भी वो निकलती नहीं, एक एल्डरली लेडी थी स्वीयर डिप्रेशन में, और वो सर को आके ये कहती थी कि डॉक्टर साहब मैनू अफसोस है कि मैं बड़ा काटे दा सौदा कर लिया। तो क्या किया कि मेरा बेटा मेम ले आया है, अगर वो पाकिस्तानी लड़की होती तो मेरी खिदमत करती। मैंने बहुत, तो सर ने फिर उसको बड़ा अच्छा बताया कि अपनी आपका जो एक रोल था अल्लाह ने दिया है कि आपने उसको एक पूरा फ्रूटफुल और एक अच्छा बच्चा बना के सिटीजन बनाना है, आपका रोल ख़त्म हो गया है। अब जो है ना एक्सपेक्टेशंस अपनी हम डाउन करें कि वो हमें सर्व करेगी। मेरे ख्याल से अगर कोई भी पेरेंट्स लॉ ये बात समझ लें कि जिस तरह वो अपनी ज़िंदगी में ट्रीट होना चाहते थे, जो आसाइशें वो अपनी जवानी में नहीं पा सके, क्योंकि ये सर्कल चलता रहता है ना, उन्हें बुरी की थी फिर वो सास बनी उन्होंने, आप एग्जैक्टली वो करें आने वाली के लिए और उनके लिए जो कभी आपकी ख्वाहिश थी। और उसके लिए यू हैव टू बी इमोशनली फुलफिल्ड, व्हिच मोस्ट पीपल आर नॉट। अक्सर मसाइल वहाँ ज़्यादा होते हैं जहाँ सास की कभी नहीं बनी अपने खामद के साथ, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट वो वाहिद बेटे पे थी, अब वो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट लेना चाहती है, एंड शी कांट अलाउ द वाइफ टू टेक दैट, एंड दैट्स व्हाई शी गेट्स। डॉक्टर साहब दूसरा, शादी से पहले कपल को अपने ये चीज़ें, अपने गोल्स डिस्कस करने चाहिए कि वो लाइफ से अपनी आगे लाइफ में क्या देख रहे हैं, व्हाट आर द एम्बिशंस। सेकेंडली देयर बिलीव्स हैव टू बी कंपैटिबल, राइट। अगर कोई बिल्कुल ही कुछ और सोच रहा है और मियाँ कुछ और सोच रहा है तो वहाँ भी
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और लव मैरिजेस में भी अक्सर बिकॉज ऑफ द हार्मोन रश आप इतने पागल हो जाते हो, आप कहते हैं मैं झोपड़ी में भी रह लूंगी, वो जो सोचता है मैं उस जैसी हो जाऊंगी, और वाइस वर्सा। ये मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं होता जिंदगी भर निभाना। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इश्क की शादी है उसके अपने मसाइल हैं, क्योंकि उसमें आपकी जो रैशनल सोच है वो जज्बात में बह जाती है, और शादी ऐसा रिश्ता है जो दिमाग से करना चाहिए बजाय दिल के सिर्फ। सो इट्स हैज़ टू बी ऑन रैशनल ग्राउंड्स कि जिस पार्टनर के साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है उसके वैल्यूज़ क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं। You are also marrying the future father and mother of your children. So you also have to look at that. And then you have to see कि किन areas में मैं give in करने को तैयार हूँ, किन areas में नहीं, and you should share that information. So it's a very technical matter, और हम इसको बिल्कुल वो importance नहीं देते। With the result कि पाकिस्तानी culture में I think मेरे दोनों colleagues बैठे हैं, हमारी मैरिजेस आर वेरी टॉक्सिक। मोस्ट मैरिजेस आर अनहैप्पी मैरिजेस। गुजारा हो रहे हैं, गुजारा हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज। ये कॉम्प्रोमाइज लाइफ तो मुझे वहीं पे मुझे लग जाता है, ये तो गलत लफ्ज है। जिस शख्स के साथ कहीं होता है, लेकिन पूरी शादी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। जिस शख्स के साथ आपने 24 घंटे गुजारने हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अगर वो compromised existence है, look at the misery involved, how much both parties are giving in and getting nothing out of it। फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर इनके लिए जिंदा रहना है, फिर सारी इन्वेस्टमेंट बच्चों पे लगाते हैं, फिर उनकी बहुएं आती हैं, और वही साइकिल रिपीट होता चलता है। दूसरा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ हमारी बच्चियों पे प्रेगनेंसी का डिसीजन भी एनवायरनमेंट ही कर रही होती है, और अक्सर चले हम ये कह दें सास ससुर का भी इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन डिसीजन मर्द की ज़्यादा होती है कि कब तुमने बच्चा करना है। शोर सास का नहीं होता। नहीं, मैं कहती हूँ चलो अगर ना भी हो, चलो अगर ना भी हो, लेकिन औरत का इतना ये डिसीजन नहीं होता। सो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन इन योर एक्सपीरियंस कि लड़कियां अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ आपके पास आए? माई आंसर वुड सरप्राइज यू। एक लड़की पे सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी का प्रेशर उसकी अपनी माँ से आता है, ये ना लड़के से आता है। लड़के से तो बिल्कुल ही नहीं आता। जो लड़का है उनके ज़हन में दूर तक नहीं होता। इफ़ एनीथिंग, लड़के बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्दी प्रेगनेंसी ना हो। सासें जो हैं ज़्यादातर, स्पेशली एजुकेटेड सासें, अगर उनके दिल में भी ये बात होती है तो वो आउटवर्डली पहले साल 1.5 साल में नहीं कहती। सबसे ज्यादा लड़की की माँ कहती है। और मेरे पास 3 महीने पे शादी के जब भी कोई लड़की आई है उसकी माँ लेके आई है, और उसकी माँ का जवाब ये होता है कि शादी को सीमेंट करने के लिए इस लड़के का प्रेग्नेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो वो जो अनड्यू प्रेशर्स हैं उसको सिर्फ ससुराल पे फोकस नहीं किया जा सकता। एंड देन मेरे ख्याल है कि माओं को भी थोड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि सीमेंटिंग द मैरिज इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू अ हैप्पी मैरिज। और अगर एक मैरिज को अपने रेट पे ग्रो करने दिया जाए तो वो शायद एक बेहतर शादी हो। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक लड़की फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद लड़की और लड़के दोनों पे अनड्यू स्ट्रेसेस दोनों तरफ से आ जाते हैं तो एक हैप्पी मैरिज भी अनहैप्पी हो जाती है। और अगर उनको उनके हाल पे छोड़ा जाता और वो यही बच्चा 1.5-2 साल के बाद करते जबकि उनकी ज़हनी कोहेरेंस बेहतर होती तो वो शादी शायद हैप्पी रहती। सो समटाइम्स ये जो वेरिएबल्स डाल के उल्टा नुकसान कर दिया जाता है एक कपल का रादर देन के फ़ायदा की। एंड स्पेशली फॉर अ वुमन, उसकी ज़िंदगी बच्चे के बाद टोटली चेंज होती है, उसकी बॉडी चेंज हो जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल जाती हैं। वो एन्जॉयमेंट जो ज़ाहिर है जब हमारे माशरे में ना हमें डेटिंग कोई आम चीज़ है कि हम पहले लाइफ पे रोमांस कर लें, सब कुछ शादी के बाद होना है, ठीक है। शादी के बाद वाला रोमांस मियाँ बीवी एंजॉय किए बगैर ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में यूजुअली चले जाते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव सीन men,
इधर उधर निकलते हुए, बिकॉज एक वो यूं जो फिट एक बीवी आई थी जिससे इश्क किया था, बच्चे के बाद यू टोटली चेंज, एवरीथिंग इन वुमेन्स बॉडी एंड मेंटली चेंजेस। आपके अंदर वो बच्चे, और बहुत सारे आदमी इनसिक्योर हो जाते हैं कि बच्चे को ज्यादा टाइम दे रही है, भी होया मैं वेख्या है माशरे च बहुत ज्यादा कहते हैं कि तुम अब मुझे उतना टाइम नहीं देती हो, मेरा टाइम कहाँ गया, फिर वो इधर उधर जाते हैं, इधर उधर जाता है। तो डॉक्टर साहब आपके ख्याल में एक, क्योंकि हमें ये जो हमारी क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, इसका भी बहुत डर रहता है ना माओ को स्पेशली कि हाय हले नहीं होया, बाद च ना होया, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें कि आपके कौन कौन सी ईयर्स सेफ हैं, कब तक प्रेगनेंसी इजीली हो सकती है, और क्योंकि जब 29 तक प्रेगनेंसी नहीं होती ना, आई हैव सीन मदर्स गेटिंग कंसर्न कि 30 के बाद तो शायद अब मुश्किल ही है। सो ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि औरत का बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है। देखिए, ऑल वुमेन आर नॉट द सेम। आई नो कई औरतें जो हैं वो एट द एज ऑफ 40 भी अपनी फर्टिलिटी रिटेन करती हैं, and some unfortunately start to lose it even at 25. So one, we can't generalize. लेकिन 30, 32, 33 तक usually are safe years. In other words, a woman with average fertility is able to have children at this point. Granted कि 35 साल के बाद अपने पहले बच्चे के लिए वाय करना at times can be problematic. क्योंकि biology does kick in a little. लेकिन इट्स नॉट के 35 के बाद बच्चे नहीं होते। मसलन ऑफ ऑल द पेशेंट्स दैट आई सी, नोबडी इज टेलिंग यू कि 35 तक ना करो, आपकी मर्जी है। हाँ, हु आर प्रेग्नेंट, आई थिंक 1 out of 4 of my patients are beyond 35 when they are pregnant. So एक साइजेबल नंबर है, लेकिन उनके पहले बच्चे हुए होते हैं। हाँ, इससे नहीं, आई एग्री कि इस पे थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इस डर में बच्चा पैदा कर लेना कि हम 30 के हो जाएंगे और मसला पड़ जाएगा, देन यू आर स्टार्टिंग ऑन द रॉन्ग फुटिंग। आई थिंक एक बच्चे का टाइमिंग कैलकुलेट करने के इससे बेहतर तरीके हैं और बेहतर वजूहत होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि जो लड़कियां होती हैं वो एक नंबर ऑफ एग्स के साथ ही पैदा होती हैं। दैट इज करेक्ट। तो इज इट ट्रू कि जिन बच्चियों को अर्ली पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो उनका मेनोपॉज भी अर्ली होगा? एब्सोल्युटली नॉट। ओके, बल्कि उल्टा काफी ऐसी लड़कियां हैं कि जिनमें अर्ली मैनर की होती है और लेट मेनोपॉज होता है। ऑलराइट, दे आर नॉट लिंक्ड बिकॉज अब तो बच्चियों को 9-10 साल की उम्र में भी दैट इज करेक्ट, तो उनको कोई जल्दी बच्चे पैदा करने एब्सोल्युटली नॉट। ऑलराइट, क्योंकि शादी अगेन इट्स नॉट ओनली बायोलॉजिकल मैचुरेशन, इट्स मेंटल मैचुरेशन एज वेल। एग्जैक्टली। और जस्ट बिकॉज एक लड़की बायोलॉजिकली कॉम्पिटेंट हो जाए टू बिकम अ मदर does not mean वो mentally इतनी mature सर अब तो एग्स भी फ्रीज हो सकते हैं। That's true। और मेरी बहुत मरीजें करवाती हैं। A lot of my patients are doing that। पैसे वाले लोगों का वो है that, and again that is also correct। हम वही देखना चाहते हैं जहाँ पे कम से कम सेम इलाज सबको मिले, फैसिलिटीज और सेम एजुकेशन सबको, जो कि कभी भी नहीं होगा। जो कि मतलब एक आइडियल वर्ल्ड मेरे लिए तो वो है कि अगर मैं जाके अपने एग्स फ्रीज करा सकती हूँ तो मेरी हाउस हेल्प भी एग्जैक्टली उसको अवेयरनेस भी और वो भी जाके करा ले। लेकिन फिर वही बात है कि ये पैसों की बातें हैं, शोशे हैं। That is correct। और अमीर लोगों ने अपनी जिंदगी बेहतर गुजार रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स समहाउ। लेकिन एंड में डॉक्टर साहब मुझे एक मुफस्सल सा लेक्चर दें, समझे कि मेरी अभी शादी होने वाली है। देखें, एक तो आपको अपना स्पाउस सेलेक्ट करने में पूरी से होनी चाहिए। मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि आप सारा जो ज़िम्मा है वो अपने माँ या बाप पे छोड़ देते हैं। मेरे नज़दीक हर माँ बाप से आना नहीं होता, ये उनके लाइफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। सर मजबूरी में होता है ना, फिर लड़कियों को इतनी या लड़कों में इतनी जरूरत ही नहीं है। नहीं, अगर एक 60 साल की माँ है जो आपका रिश्ता देखने जा रही है, ज़रूरी नहीं कि उसकी विजडम 60 साल की हो, उसकी इमोशनल एज 60 साल की हो। रिग्रेटिवली बिकॉज औरतों का एक्सपोजर हमारा कम है बाहर की दुनिया में, तो अक्सर फिज़िकल एज 60 साल की है, इमोशनल एज 15 साल की है। She is not an expert on finding a spouse for you, absolutely not। उस जैसे मैंने कहा, उनका अपना एजेंडा है कि मेरी बहू कैसी होनी चाहिए, नॉट कि मेरा दामाद कैसा होना चाहिए।
सो यू हैव टू बी अ पार्टी टू इट। जैसे भी हो आपसे ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, आपको किस किस्म का स्पाउस चाहिए, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं। आर यू एन इंट्रोवर्ट हू लाइक्स टू रीड बुक्स, इंटेलेक्चुअल हैं, या आपको बाहर जाने का, कपड़े बनाने का, पार्टीबाजी का शौक़ है। यू विल नेवर मैच अगर आप दोनों डिफरेंट हैं। So you पैसे need to be sure about your common likes and dislikes, and then ना कहने की हिम्मत पेरेंट्स के आगे। आपको आपकी राइट को और आपकी जो आपकी जहन की सोच है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ़ यू डोंट लाइक अ बॉय बिकॉज ही डजंट मैच विद यू, दे शुड नॉट फोर्स यू इनटू इट। यू आर अ बेटर एक्सपर्ट। आजकल के बच्चे जो 25-28 साल के पढ़े लिखे हैं, they know what they want. The parents can guide them, but don't make decisions for them. And they're not doing a good job. ये भी मेरे साथ पेशेंट्स देखती हैं। आपको आइडिया नहीं कि एक गलत मैरिज का कहाँ तक असर जाता है, पूरी जिंदगी बर्बाद, उनकी भी और बच्चों की भी। और फिर वो डिस्टॉर्टेड पर्सनालिटीज ग्रो अप करती हैं, वो फिर अपने आगे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करती हैं। इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। डॉक्टर साहब समझें, मैं आई हूँ आपके पास, मेरी शादी होने वाली है, एंड आई वांट टू नो फ्यू थिंग्स अबाउट इंटीमेसी बिफोर। I think I would first of all want to explore कि आपकी existing knowledge कैसी है। अगर उस knowledge में मुझे कोई गलत चीज़ें नज़र आती हैं तो without intimidating you or without oppressing you, I would like to correct those. फिर I would like to pass on some information to you as well as to what to expect. अगर आपकी knowledge में होगा what you're heading into, physically ज़्यादा और emotionally कम, तो I would guide you accordingly, and I would also tell you what to expect. जिस चीज़ के बारे में आपको पता होता है कि ये हो सकती है, आप उसके बारे में apprehensive नहीं होते, and then you can respond adequately. तीसरा, मैं आपसे contraception की ज़रूर बात करूँगा, because 4% of the girls get pregnant on their first act of intercourse, and 4% is a reasonably big figure. Big figure. सो उसमें आपको उन लड़कियों को थोड़ा सा गाइड ज़रूर करना पड़ता है कि आर यू इमोशनली एंड फिजिकली रेडी टू हैव अ चाइल्ड राइट नाउ, एंड इफ़ यू आर नॉट, ट्राई टू मेक अप योर माइंड कि आप कब अपना पहला बच्चा पैदा करना चाहेंगी, और अगर अभी कुछ देर के बाद पैदा करना चाहेंगी, आई वुड लाइक टू गाइड दैम एज टू व्हाट हेल्प इज़ अवेलेबल। क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स फॉर लार्ज पॉपुलेशंस दैट वी कैरी। औरतें बेचारी कम बच्चे पैदा करना चाहती हैं, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज की वजह से ज़्यादा बच्चे पैदा कर जाती हैं। सो ये थोड़ा सा गाइड करना, एंड देन ऑफरिंग देम सपोर्ट आफ्टरवर्ड्स एज वेल। व्हाट द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कि शुरू में आप उनको इन्फॉर्मेशन दे दें, लेकिन व्हेन देयर इन द मिडल ऑफ अ क्राइसिस और इफ इन द मिडल ऑफ अ प्रॉब्लम, देन यू आर नॉट अवेलेबल। सो आई ऑलवेज टेल देम एट द एंड ऑफ इट कि देखो तुम्हारी शादी हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, लेकिन इसके बाद अगर तुम्हें कोई मसाइल पड़ते हैं या इफ़ यू वांट जस्ट समवन टू टॉक टू, देन आई एम देयर फॉर यू। एंड एट टाइम्स दे डू कॉल मी, एंड समटाइम्स दोज प्रॉब्लम्स हैव वेरी सिंपल सॉल्यूशंस। समटाइम्स कोई ऐसी सिंपल सी चीज़ समझा देना कि बेटे ये नॉर्मल है, इसको फिलहाल ऐसे ही इग्नोर कर दो तो ये ठीक हो जाएगा, और ये वो चीज़ें हैं जो कि उनके माँ बाप नहीं कहते। वो अपने इमोशंस को बीच में ले आते हैं, इसने तुमसे ऐसे बात की, उसकी जुर्रत कैसे हुई, उसको ये नहीं करना चाहिए था। सो एक सिचुएशन जो कि बिगड़ने से बचाई जा सकती थी, वो टाइम्स और ख़राब कर दी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंटीमेसी प्लेजरेबल औरतों के लिए भी होती है और होनी चाहिए, वो तो पता ही नहीं हमारी ख़वातीन को। एंड ऑब्वियसली इट्स बायोलॉजिकल कि अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये अफेक्ट्स यू, आपके मूड को अफेक्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। इफ़ यू आर अनसेटिस्फाइड इन योर मैरिज फिजिकली, ये कोई सही बात तो नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द रिपरकशंस व्हेन you are not sexually compatible?
हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को तो पता ही नहीं है। एक इवन मेरी एक कोलीग थी, जब हमारी नई शादी हुई थी, और वो शी ऑल्सो लाइक मैरिड फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स, और तब ये डिस्कशन हो रही थी, तो कहती कि आई डोंट नो व्हाट इज वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो कैसे होता है, कैसे फील करते हैं, मुझे तो कभी नहीं हुआ। और मैं बड़ी she was a doctor. शी वाज डॉक्टर। तो कहती मुझे कभी फील नहीं हुआ, तो इट डजंट मैटर टू मी। फिर ग्रेजुअली जब वो डिस्कशंस कभी होती थी, तो फिर इसने फील करना शुरू हुआ कि उसकी रीजन क्या है और उसको मैं किस तरह मैं इसको अचीव कर सकती हूँ। आई मीन कि हर एक इंसान का ये हक है फिजिकल इंटीमेसी का, प्लेजर। एग्जैक्टली। और अगर ये नहीं किसी दोनों में, कपल में किसी एक को हासिल हो रहा, तो यू आर रॉन्ग समवेयर। और हिम्मत पैदा करें। अगर मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने जो बनाया हुआ है, इससे ज़्यादा इंटीमेट कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हालांकि जिस माँ ने आपको पैदा किया है, जिस बाप ने आपको पाला है, जिन बहन भाइयों के साथ आप पले बड़े हैं, आप 1% भी वो चीज़ शेयर नहीं कर सकते जो आप मियाँ बीवी आपस में करते हैं। सो वहाँ पे एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें। मियाँ बीवी में वाकई कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कुदरत ने आपके अंदर ये सब डाल के आपको इस दुनिया में भेजा है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ओपन डिस्कशन मियाँ बीवी के दरमियान इस मामले में होनी चाहिए, और एक दूसरे को बताएं कि मुझे ये अच्छा लगता है और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। एंड कुछ चीज़ें आप अपने पार्टनर के लिए करें और कुछ चीज़ें पार्टनर आपके लिए करें, तो और सुकून यहाँ पे। और इवन प्रेगनेंसी भी अगर आपको नहीं हो रही, जब तक आप यहाँ सुकून नहीं रखेंगे वो और नहीं होगी। सो इन इंटीमेसी सबसे ज़रूरी आपकी कंपैटिबिलिटी है और आपका एक दूसरे से फ्रीली बात करना है। सेकेंडली मैं इस उम्र में आके लड़कों को भी ये कहना चाहती हूँ, देयर इज़ नो शेम इन कन्फ्रंटिंग योर पेरेंट्स एट वन पॉइंट। ज़ाहिर है आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी, वो आपके पेरेंट्स से बड़े, हमें ये सिखाया भी जाता है। लेकिन जहाँ पेरेंट्स अनरीजनेबल हो रहे हैं, कोई शेम नहीं होनी चाहिए वहाँ स्टैंड लेने में। और शादी तभी करें जब आपको ये पता हो कि अब जिस रिश्ते के साथ मैं बंध रहा हूँ, ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता है। जब शादी हो जाती है तो बाकी सब रिश्ते थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ये दो जो लोग हैं, इन्होंने आके जाके एक फैमिली बनानी है और वो बच्चे बनाने हैं जिनको कामयाब खुश इंसान बड़ा करना है। तो आई थिंक कि थोड़ी सी ये जो शेम इशू एसोसिएटेड है ना स्टैंड लेने में, अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी बाउंड्री है और यहाँ से आगे मेरी लाइफ, मेरी पर्सनल मियाँ बीवी की लाइफ में किसी को दखल देने का कोई हक नहीं है। एम आई राइट डॉक्टर साहब? जी हाँ, और इसमें आप एक लफ्ज़ पार्टनर यूज़ कर रही हैं। हमारे यहाँ बिफोर यू गेट मैरिड यू मस्ट डिस्कस विद योर फ्यूचर स्पाउस कि हमारी जो मैरिज है उसकी क्वालिटी क्या होगी। देयर आर 2-3 टाइप्स। वन इज़ पार्टनरशिप, द अदर इज़ अ स्लेव मास्टर रिलेशनशिप, and the third is the messed up of the two. So it's very important that your future spouse knows what are you expecting from this marriage. वैसे प्रीनअप का आप तीनों एडल्ट्स हैं, हम चारों, प्रीनअप नहीं होना चाहिए पहले। हमारा निकाह नामा इज एक्चुअली अ प्रीनअप, जिसमें हम अपनी चीजें काट देते हैं। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट या। और मेरे ख्याल से अगर अलहदा रहने की ख्वाहिश है, मैं तो चाहूँगी मेरी बेटी कभी ससुराल के साथ ना रहे, तो मैं तो ये शुरू में बात कर दूँगी और मैं वैसा ही रिश्ता ढूंढूं जहाँ पे मेरी बेटी शादी के बाद अलहदा, चाहे बाद में 3-4 साल बाद ससुराल में चली जाए, लेकिन पहले की वो जो बॉन्डिंग होती है मियाँ बीवी की, उसमें अकेले रहना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई थिंक कि तमाम पेरेंट्स, चाहे उनका किसी क्लास से भी ताल्लुक हो, सबसे पहली शर्त तो यही होनी चाहिए कि शादी के पहले के कुछ साल तो मियाँ बीवी अलहदा है। डोंट यू थिंक सो? आई थिंक उससे एक अच्छी फाउंडेशन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, और शादी पे, वेडिंग पे कम खर्च करें, मैरिज पे ज़्यादा खर्च करें।
डॉक्टर साहब भी इस बात पे इतना जोर देते हैं कि अब मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ तो मैं डर रही हूँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। आई मीन आई विल डेफिनेटली डू दिस के दिखावे के लिए जो हम इतना कुछ करते हैं, हम आपस की फैमिली मिल के एंजॉय करें उसको सादा तरीके से, यू नो कि एक जो वो जॉय है, ढोलकियाँ आपस में बजाना, टप्पे गाना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद डेकोर और करोड़ों के कपड़े और ज्वेलरी। सो या हैप्पी मैरिज इज नॉट अबाउट big weddings. The amount of money you spent on a wedding has nothing to do with the future validity and safety of the marriage. It's vice versa nothing to do with usually. Yeah. और मैंने अमूमन इसका उलट है। Yeah. और शादी से पहले बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह प्लीज़ प्लीज़ पेरेंट्स ही ज़हन में बात रख लें, आप अपनी बेटी को कितनी ज्वेलरी दे रहे हैं, उसके हक महर में क्या है, बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। मैंने इतनी तलाक याफ्ता लड़कियां देखी हैं कि उनकी ज्वेलरी भी उन्हें नहीं वापस की जाती क्योंकि वो मियाँ के लॉकर में होती है, जो हक महर में उन्हें दिया जाता है वहाँ पे कह दिया जाता है कि ये तो वैसे ख़राब है, अब उसका कोई हक महर नहीं बनता। हमारे लॉ में इतने लूप होल्स हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी बेटी सिक्योर हो शादी के बाद, चाहे जो भी आपने डिसाइड किया है, बट मेक श्योर कि उसको उसका हक मिले। इसके साथ ही आज हमें इजाज़त दें। जो हमने कोशिश की कि कामयाब शादी के कुछ पॉइंट्स हम हमारे आने वाली जनरेशन को दे सकें। शादी से पहले बहुत कुछ जानने और समझने की ज़रूरत होती है। अपने होने वाले पार्टनर्स के साथ हर एस्पेक्ट डिस्कस करें, लाइक्स डिसलाइक, कहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, एंड डिस्कस अबाउट योर इंटीमेसी ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बाद में जाके आपको पता चलता है। लड़कियों को तो पता भी नहीं होता और लड़के उस बारे में होते हैं कि ये तो कॉमन चीज़ है। कोई शर्म की बात नहीं है इस बारे में बात करना, क्योंकि ये आपके फ्यूचर पूरी ज़िंदगी का सवाल है। इसके साथ ही खुदा हाफ़िज़।